नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। देश भर के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और इस बड़ी बैठक में देश भर के बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। कार्यकर्ता पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा इस बैठक में। तो बीजेपी की ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, देश भर के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हैं और वो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। बैठक वो ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। देश के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक यहां पर दिया जा रहा है। कोई भी रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। दूसरी लिस्ट में हमने ये जान लिया है, समझ लिया है। दूसरी लिस्ट से ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा और दूसरे प्रदेश के नेता भी मध्य प्रदेश में हैं, बैठ के ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। संगठनात्मक कौशल है कि बूथ स्तर तक से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो व्यक्ति है वो नेता नहीं कार्यकर्ता होता है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर उनको दायित्व सौंपती रहती है। तो हर व्यक्ति को पता है कि पार्टी के लिए उसको समर्पण क्या करना है। मध्य प्रदेश मैं समझता हूँ कि एक मॉडल स्टेट है। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय देखने को यहाँ पर मिला है और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए महिला 33% महिला विधेयक पास किया है, उसका अगर श्रेय कहीं जाता है महिला को सशक्तिकरण का तो सबसे ज़्यादा श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है। लाडली कन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि बल्कि गर्भ धारण करते ही महिला को। और सीधे इंदौर का रुख कर लेंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जय आप अपना स्थान ग्रहण करें और इस सभा में उपस्थित आप सभी का मैं विशेष स्वागत करती हूँ आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें वर्ष 2022 के आईसेक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देवी स्मार्ट सिटी अवार्ड उन शहरों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संगठनों
और उनकी परियोजनाओं को सराहने और सम्मानित करने का एक मंच है जो शहरीकरण, बढ़ती आबादी और पर्यावरण संबंधी चिंताओं की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रगति प्रतिरोधक क्षमता और स्थिरता के अवसरों में बदलकर 21वीं सदी के शहरों को आकार दे रहे हैं और आज इन्हें विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। आज के इस आयोजन के बारे में और इन पुरस्कारों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय सचिव महुआ श्री मनोज जोशी जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। देश के सबसे स्वच्छ और स्मार्ट शहर दौर में मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल जी, सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, श्री कौशल किशोर जी हमारे एमओएस, इन सभी का मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी, वाटर रिसोर्सेज मंत्री श्री सिलावत जी, श्रीमती उषा ठाकुर जी, श्री लालवानी जी इंदौर के एमपी, मेयर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, मैं इन सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। 9 साल पहले जब शहरी विकास में हमारे मंत्रालय और देश के सभी शहरों ने एक नई यात्रा आरंभ की, उस यात्रा का एक परिणाम हमारे स्मार्ट सिटी मिशन में आप सभी लोग इंदौर शहर में भी देख रहे हैं और दूसरे शहरों में भी देख रहे हैं। इन 9 सालों में शहरों के प्रशासन का जो सशक्तिकरण हुआ है, जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन में हो, चाहे अमृत, चाहे स्वच्छ भारत मिशन में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सभी में नए नए तरह के प्रोजेक्ट्स आए हैं। उसका बड़ा इनोवेटिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। शहरों के पास पहले पैसे नहीं होते थे, अब भारत सरकार और राज्य सरकार, फाइनेंस कमीशन, इन सब के पैसों से ये प्रोजेक्ट्स वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत काम हमारे शहरों में करने को बाकी है, पर काफ़ी काम हुआ है। और ये एग्जीबिशन जो आप बाहर देख रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति जी ने भी देखी है, इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा पा रहे हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन में शहरों ने किए हैं और जो एक मॉडल बन गए हैं दूसरे शहरों के लिए और उन्हीं शहरों में दूसरे विकास के लिए। सबसे बड़ा फोकस स्मार्ट सिटी मिशन में हमारा टेक्नोलॉजी पे रहा है। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो कोविड समय में भी उपयोग हुए, अभी भी चाहे वो स्वच्छ भारत की गाड़ियों पे जीपीएस लगा हो, मॉनिटरिंग हो, चाहे वो अमृत प्रोजेक्ट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और स्वच्छता में शहरों को वो अवार्ड देंगी, विभिन्न शहरों को। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जयंती पर ग्वालियर में कर सकते हैं पीएम मोदी सभा। 5 अक्टूबर को जबलपुर में उनकी बड़ी सभा हो सकती है। ग्वालियर में 1 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कई प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अक्टूबर में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जयंती पर ग्वालियर में पीएम मोदी सभा कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को जबलपुर में एक बड़ी सभा उनकी हो सकती है। ग्वालियर में 1 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री यहां पर कई प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। इसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ भी रहे हैं।
और एक बार फिर से उनका मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है। 5 अक्टूबर को जबलपुर में उनकी बड़ी सभा हो सकती है। पीएम मोदी के बाद अब बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। कल अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। रायपुर आएंगे अमित शाह। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ। दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। 2 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन इस बैठक में होगा। शाम को 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं शाम को 7:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं अमित शाह का। कल छत्तीसगढ़ का दौरा अमित शाह का। दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे एयरपोर्ट से सीधे। वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी महत्वपूर्ण अहम बड़ी बैठक है। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। और अब बात नौकरी के लिए रिश्वत की। रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है सूरजपुर से। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का मामला। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं वीडियो के सामने आने के बाद। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। अरे तो कलो परसों कर दो और कोई हड़बड़ी नहीं है, इतना दे सके तो 5 एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसको पैसे लेते हुए दिखाया गया है। इसमें एक जांच टीम बना करके जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पे शासन को इनके निलंबन हेतु पत्र लिखा जाएगा। अब बात करेंगे नशे पर नकेल की। बलरामपुर में नशे के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है इस आरोपी से। चेकिंग के दौरान, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। नशे के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को कफ सिरप मिली है जो कि प्रतिबंधित है। नशे पर नकेल कसने की कोशिशें पुलिस की लगातार जारी। एक बार फिर से कामयाबी पुलिस को मिली है नशे पर नकेल कसने के मामले में। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी पुलिस ने और एक आरोपी को भी धर दबोचा। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नशे पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक आरोपी को प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। गाड़ियों की सघन चेकिंग लगातार जारी है। अभी वाड्रफनगर निवासी कमरुल अंसारी, वार्ड नंबर 14 वाड्रफनगर, इसके कब्जे से 115 नग ओमरेक्स करके एक प्रतिबंधित दवाई का सिरप है। वह सिरप की शीशियाँ जब्त हुई जिसकी कीमत लगभग 19,500 रुपये है। साथ ही साथ इसके द्वारा बेचे जाने वाली रकम 1,315 रुपये पर जब्त किया गया है। इसके द्वारा उपयोग किए जा रहे पल्सर गाड़ी भी जब्त की गई है। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा थोक में इस प्रकार की नशीली जो सिरप होती है वो कहीं से खरीद करके लोगों को 1-1, 2-2 शीशियों के रूप में बेचा जा रहा था। सूचना पर से दबेच दिया जाकर के इसको पकड़े जाने पर यह कार्रवाई। और अब बात करेंगे रफ्तार के कहर की। मंडला से खबर जहां सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। ट्रक की कार से जबरदस्त टक्कर हुई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के पर चिड़ गए, कार चकनाचूर हो गई। हादसे में 4 की मौत हुई है, 2 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद फरार है, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। बिछिया थाना के बरखेड़ा के पास यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। मंडला से खबर है, ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर में कार के पर खच्चे उड़ गए, कार चकनाचूर। मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। बिछिया थाना के बरखेड़ा के पास यह हादसा हुआ। तो वहीं इंदौर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि हादसे में बच्चे बाल बाल बच गए। घटना में बस ड्राइवर को चोटें आई हैं। बच्चों को पुलिस ने बस से बाहर निकाला। मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल की ये बस बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई। इंदौर से खबर, जहां स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जो बस में सवार बच्चे थे वो बाल बाल बच गए, किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन ड्राइवर को चोटें आई हैं। घटना में बच्चों को पुलिस ने बस से सुरक्षित बाहर निकाला। मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल की ये बस बताई जा रही है। स्कूल बस दुर्घटना का शिकार हुई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे का शिकार हुई। लेकिन गनीमत ये रही कि जो बच्चे सवार थे इस बस में वो सभी सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, किसी को कोई चोटें नहीं आई। लेकिन बस का ड्राइवर घायल हुआ है, उसे चोटें आई हैं। अब बात करेंगे शर्मसार होती इंसानियत की। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से हैवानियत हुई। गंभीर हालत में बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि बच्ची घायल अवस्था में मदद मांग रही थी लोगों से, भटकती रही यहां वहां काफी देर तक, लेकिन किसी ने भी आगे आके उसकी मदद तक नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, बच्ची को हम दिखा नहीं सकते लेकिन उस इंसान को दिखा सकते हैं जो वहां पर खड़ा है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच करेगी। बच्ची काफी देर तक इलाके में भटकती रही, घायल अवस्था में मदद मांगती रही, लेकिन किसी को उस पर दया तक नहीं आई। जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। ग्वालियर से खबर, जहां कांग्रेस के विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई। भीड़ को उकसाने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है कांग्रेस के विधायक राकेश मवई पर। ग्वालियर के कांग्रेस नेता साहब सिंह पर भी केस दर्ज हुआ। अब तक 11 गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जा चुका है। फरार लोगों पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। 50 उपद्रवियों के हथियार लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। यूपी के सांसद और विधायक पर भी केस दर्ज हो चुका है। यूपी के बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी की सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज हुआ है बलवा का केस। भीड़ को उकसाने का मामला। गुर्जर महापंचायत के बाद भीड़ ने कलेक्ट्रेट सहित अन्य इलाकों में उपद्रव किया था, जमकर उत्पात मचाया था।
बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां पर खेत में लगी फसलों को चौपट कर दिया, रौंद दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। बाड्राफ नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। 18 हाथी भयंकर उत्पात मचा रहे हैं। किसानों की फसलों को चौपट कर दिया, रौंद दिया। ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ देते हैं ये हाथी। घरों में रखे अनाज को भी खा जाते हैं और हाथी के हमले से ग्रामीणों की मौतें भी होती हैं। बलरामपुर में फिलहाल हाथियों का आतंक लगातार जारी। बहुत पुरानी समस्या छत्तीसगढ़ की। 18 हाथियों का दल इलाके में घूम रहा है, जमकर उत्पात मचा रहा है। दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। वन विभाग का अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है, अलर्ट कर रहा है बस। अब बात करेंगे डराते डेंगू की। बिलासपुर में डेंगू के 2 नए मरीज मिले। अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है। 73 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। बिलासपुर में 51 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य अमला जो कोशिशें कर रहा है वो नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि डेंगू रुक नहीं रहा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। डेंगू को रोकने के जो उपाय किए जा रहे हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, वो नाकाम कोशिशें, क्योंकि डेंगू तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी। 51 मरीज मिले हैं। 73 की पहचान अभी तक हो चुकी है। 2 नए मरीज सामने आए। सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मचा हुआ है। डेंगू मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय डेंगू लोगों को डरा रहा है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।